नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखद होंगे और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वह भी अच्छे से चल रही होगी और आपको हमारे साथ पढ़ने में मजा आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, मजा लेने नहीं आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है चार्टर एक्ट 1853। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम स्टडी कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो सब्जेक्ट है वह चल रहा है। तो आज हम स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। इससे पहले हमने स्टडी किया था चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। ठीक है, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए हर एक 20 साल के बाद, यानी हर एक 20 साल के बाद नए एक्ट है वह लागू हो रहे थे। ठीक है, तो वहां पर जैसे जैसे एक्ट लागू हो रहे थे, तो जैसे नया एक्ट लागू होता था तो वहां पर उसके अंदर कुछ बदलाव किए जाते थे। तो जो हमारा चार्टर एक्ट 1833 था उसके अंदर हमने जो चीजें स्टडी की थी, ठीक है, तो उसके बाद अब जो चार्टर एक्ट 1853 है उसको 20 साल के बाद यह अप्लाई हुआ और इसके अंदर क्या क्या बदलाव आए थे उसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 के अंदर। जैसे हम स्टडी करते हैं हमारा सेम प्रोसीजर रहता है, क्योंकि जो एक्ट होता है उसका बनाने का एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसीजर से ही एक्ट बनता है। उसके अंदर जैसे जैसे डिफाइन किया होता है उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। जैसे हमारे आजकल जैसे हम जो अब बेयर एक्ट स्टडी करते हैं, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट का उठा लो, सीपीसी का, सीआरपीसी का, कोई भी उठाओगे तो सेक्शन फर्स्ट होगा, उसके अंदर दिया मिलेगा जो एक्सटेंट टाइटल कमेंसमेंट, इस तरीके से। ठीक है, और सेकंड सेक्शन होता है उसके अंदर डेफिनेशन मिलेगी या फिर इंटरप्रिटेशन क्लोज मिलेगा आपको। इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। थर्ड सेक्शन होता है उसके अंदर डेफिनेशन मिलेगी आपको किसी वर्ड की, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड है, डिग्री है जैसे। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर एक प्रोसीजर होता है। फिर आगे आगे जाते हैं हम तो थोड़ा थोड़ा डिफाइन होता रहता है। पहले हमें बताया जाता है थोड़ा थोड़ा करके कि यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। तो इनका भी ऐसे ही था। जो सबसे पहले एक्ट बने थे उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वह टर्म्स एंड कंडीशन लागू होनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो जैसे जैसे उनको समझ में आता गया कि भाई नहीं, इनसे तो काम नहीं चल पा रहा है, तो वहां पर चेंजेस आते गए, बदलाव आते गए और उनको सुधारा गया समय समय पर। ठीक है, तो वैसे ही अब 20 साल के बाद 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1853 का चार्टर एक्ट है, उसके अंदर क्या क्या चेंज हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोपोली ऑफ ट्रेड की। मोनोपोली ऑफ ट्रेड, व्यापार का अधिकार, ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। वैसे तो अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर है वह देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, अगर वह नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एकदम से यह बिल्कुल बीच का एक्ट है। ठीक है, इसके आगे भी इतने ही एक्ट है, पीछे भी इतने ही एक्ट है, तो यह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो बेसिक हमारा था वह उसके ऊपर ही डिपेंड करता है यह भी जो हमारा एक्ट है। ठीक है, मोनोपोली ऑफ ट्रेड, व्यापार का अधिकार। व्यापार का अधिकार की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्यापार का अधिकार किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी को था। ईस्ट इंडिया कंपनी को था। लेकिन 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसके अनुसार जो सारे व्यापार के अधिकार है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिए गए थे? खत्म कर दिए गए थे, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब कोई भी जो व्यापार का अधिकार नहीं बचा है। वो क्या कर रहे थे अब? वो सिर्फ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर 6 चुने गए थे और जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो मिलकर सिर्फ जो राजनीतिक कार्य है उनको देख रहे थे, और वहीं से जो उनका क्या आ रहा था? रिवेन्यू आ रहा था। वो लास्ट में हम स्टडी करेंगे रिवेन्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापार का अधिकार है, यहाँ तो कोई बिंदु बचा ही नहीं था, ना ही कोई इनको नया व्यापार का अधिकार दिया गया, पिछले वाले खत्म कर दिए गए, तो यहाँ पर सब कुछ क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ कंपनी की। कंट्रोल ऑफ कंपनी की हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको 24 क्या थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक है, और 6 क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, 6 मेंबर ये थे और 24 ये थे। अब ये यहाँ पर क्या हुआ? जो ये मेंबर थे 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको घटा करके कितना कर दिया गया था? 18 मेंबर कर दिया गया था। ठीक है, 24 थे, 24 में से 18 रखे गए। ठीक है, 18 कौन बच गए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया? 18 मेंबर हो गए, एक चेंज तो यह हो गया। अब यहाँ पर 18 मेंबर में से जो 6 मेंबर होते थे उनको कौन नियुक्त करता था? जो ब्रिटिश क्राउन होता था। ठीक है, हम उसको हिंदी में बोलते हैं ब्रिटिश ताज। ठीक है, तो उन 6 मेंबरों को ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करता था, यानी उसके द्वारा वह क्या किए जाते थे? अपॉइंट किए जाते थे। तो सबसे पहले चेंज तो यह आया कंट्रोल ऑफ कंपनी के अंदर। और अब हम आगे बात करें कंट्रोल ऑफ कंपनी के अंदर, ये चीजें तो चलो ठीक है, चेंज हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जैसे जैसे
इतना समय हो गया था, लंबे समय से जो ब्रिटिशर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह इंडिया के अंदर बैठे हुए थे और धीरे धीरे अपना क्या कर रहे थे, अधिकार जमा रहे थे। जो अन्य क्षेत्र थे उनके ऊपर भी अपना अधिकार जमा रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके अंदर जो दो क्षेत्र है, पंजाब और सिंध, इन दो क्षेत्रों के ऊपर भी अपना अधिकार जमा लिया था और बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। और वैसे ही क्या हुआ, अब आगे क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है, यहां तक तो चलो ठीक है, अधिकार जमा रहे थे। अब यहाँ पर एक चीज और हुई, 1948 से लेकर 1948 नहीं, 1848 टू 1856, ठीक है। यहाँ पर गवर्नर जनरल है वह अपॉइंट हुआ था, कौन हुआ था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक क्या रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा था। हमने स्टडी किया था ना चार्टर एक्ट के अंदर, जो गवर्नर जनरल बना दिए गए थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए गए थे। पहले क्या होते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, और दो उसके नीचे जो क्या करते थे, जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर होते थे वो उसको रिपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, 1848 टू 1856 लॉर्ड डलहौजी। और इसने क्या किया, इसने भी बहुत सारे क्षेत्रों को अपने संकलन में किया, ठीक है। कैसे किया, इसने एक जो स्कीम है वह चलाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस स्कीम के अनुसार क्या था कि यह स्कीम क्या थी, इसके अंदर ऐसी प्रक्रिया थी कि जो राजा है, अगर उसके कोई बच्चा नहीं होता है और वह किसी अन्य बच्चे को अडॉप्ट करता है और उसको अपना उत्तराधिकार देता है, यानी अपनी गद्दी उसको देता है, तो वहां पर वह राजा नहीं माना जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंट्रोल ऑफ कंपनी थे, यानी जो डायरेक्टर्स वगैरह थे, वो उन्होंने क्या किया, मना कर दिया कि ठीक है भाई, ऐसा नहीं चलेगा अब, ठीक है, जो आपका अगर पैदा होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम नहीं मानेंगे, ना ही इसको कोई भी गवर्नमेंट जो हमारी तरफ से जो पेंशन वगैरह है वह नहीं दी जाएगी। और उस स्कीम के अनुसार इन्होंने क्या किया, बहुत लोगों को, यानी जो प्रशासनिक थे उस समय पर, जो राजा थे उनको क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। अधीन कैसे कर लिया, उनको अपने साथ मिला लिया, ठीक है, उनको लालच दे दे के अपने साथ मिला लिया कि हम आपको यह चीज दे देंगे, वह चीज दे देंगे, ठीक है, बहला फुसला कर। तो वहां पर क्या हो गया था कि अब वो लोग क्या हो गए थे, उनके अधीन हो गए थे, ना तो उनसे बाहर जा सकते थे, अगर वो कोई बाहर जाने की कोशिश करते तो ये उसको युद्ध में परास्त करके बंदी बना लेते थे। तो इस स्कीम के अनुसार इन्होंने क्या कर दिया, जो लॉर्ड डलहौजी था उसने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। अब जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ रहे थे, जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ेंगे तो काम तो बढ़ेगा। अब इनके पास बहुत सारा क्षेत्र हो गया था इंडिया के अंदर, मोस्टली जो राज्य थे उनके अंदर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, तो यहाँ पर काम बढ़ने लगा। अब काम बढ़ने लगा तो इन्होंने क्या कर दिया, अब शुरू कर दिया कि एक प्रोसीजर चलाया जाए ताकि पूरे के पूरे जो राज्य है उनको जो कंट्रोल किया जाए। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको क्या दे दी गई, पावर दे दी गई कि वो नई प्रेसिडेंसी, नई प्रोविंसेस, ठीक है, क्या कर सके, बना सके, ताकि जो और क्षेत्र है उनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर यह बदलाव हुआ था कंट्रोल ऑफ कंपनी के अंदर। अब एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बहुत सारे बदलाव हुए थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या बदलाव हुए थे, लास्ट हमने स्टडी किया था चार्टर एक्ट के अंदर कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है, वहां पर जो मद्रास और बॉम्बे के वही जो गवर्नर थे वो किसको रिपोर्ट करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते थे। लेकिन इसके अंदर एक बदलाव यह हुआ, ठीक है, कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो वहां पर भी जो बंगाल के अंदर भी एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पर तीनों जगह पर गवर्नर जनरल हो गए थे, और ये तीनों गवर्नर जनरल क्या करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते थे, ठीक है। तो एक चीज तो यहाँ पर यह ऐड की गई। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या ऐड की गई कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या स्टडी करते हैं आजकल हम, जैसे सिविल सर्वेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, वह स्टडी करते हैं उसके बारे में। तो वहां पर भी यही प्रोसीजर लागू इन्होंने किया। पहले क्या होता था, जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे ना, यानी जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे वे क्या करते थे,
जो लोक सेवक होते थे यानी सिविल सर्वेंट होते थे उनकी नियुक्ति अपने आप कर लेते थे अपनी मर्जी से। ठीक है, वही सिस्टम सेम प्रोसीजर होता था कि ठीक है मेरा निजी है, आजा तुझे अपॉइंट कर देता हूँ, तुझे दिलवा देता हूँ, एंजॉय कर तू अपनी पोस्ट को। ठीक है, तो ये 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर लेते थे, अपनी मर्जी से नियुक्त कर लेते थे। लेकिन इसकी क्या हो गया, इन चीजों को खत्म करके अब यहाँ पर एग्जाम की शुरुआत हुई। सबसे पहले कब शुरुआत हुई, यहाँ पर एग्जाम की शुरुआत हुई। जो लोक सेवक है, सिविल सर्वेंट है, उनके लिए परीक्षाओं की शुरुआत की गई। ठीक है, सिविल सर्वेंट के लिए परीक्षाओं की शुरुआत की गई और इस परीक्षा के अंदर जो भारतीय थे यानी इंडियंस थे वह भी भाग ले सकते थे। ठीक है, लास्ट हमने स्टडी किया था, वहां पर एजुकेशन भी उन्हें देनी स्टार्ट की गई थी। और यहाँ पर एक चीज ऐड की गई कि इस सिविल सर्वेंट की परीक्षा के अंदर जो भारतीय थे वह भी क्या कर सकते थे, सिविल सर्वेंट की परीक्षा के अंदर भाग ले सकते थे। ठीक है, एक चीज तो यह होगी। उसके बाद और क्या बदलाव हुआ, यहाँ पर जो पहले क्या था, जो एक होता था अनकॉन्वेंटेड, एक होता था कॉन्वेंटेड। कॉन्वेंटेड मेंबर वो होते थे जो परमानेंट होते थे। ठीक है, और ऊंची पोस्ट होती थी उनकी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना आजकल के A+ का अधिकारी है, ठीक है, A ग्रेड का अधिकारी है, ठीक है, और C ग्रेड का अधिकारी है, D ग्रेड का अधिकारी है। तो इस तरीके से उस समय पर भी ये होता था। जो कॉन्वेंटेड होती थी वो क्या होते थे, उच्च स्तर के अधिकारी होते थे और उसके लिए क्या करना होता था, एक ये एग्जाम देना होता था और इस एग्जाम के अंदर पास होने के बाद वहां पर आपकी नियुक्ति हो सकती थी। ठीक है, और जो अनकॉन्वेंटेड होते थे वहां पर क्या होता था, आप नॉन परमानेंट होते थे यानी आप परमानेंट नहीं होते थे। ठीक है, वहां पर भी भारतीय जो पहले से ही कार्य कर रहे थे यानी जो निचला स्तर था वहां पर भारतीय पहले से ही नियुक्त थे। ठीक है, लेकिन उनका कोई ऐसा नहीं था कि ये परमानेंट है, कभी भी उनको निकालना भी जा सकता था, कभी भी लगाया जा सकता था, इस तरीके का प्रोसीजर था। ठीक है, तो वहां पर कॉन्वेंटेड अनकॉन्वेंटेड ये चीज थी। और जैसे ही कॉन्वेंटेड हुई तो जो भारतीय है वो भी स्टार्ट हो गए, सिविल सर्वेंट बनना स्टार्ट हो गए थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यह बदलाव हुआ था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर की। सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर हमने स्टडी किया था, जो हमारा चार्टर एक्ट 1833 था उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या कर दिया था, सारे के सारे अधिकार किसको दे दिए थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए थे कि अब आपको ही कानून बनाना है। ठीक है, तो वह वहां पर क्या करता था, कानून बनाता था और जो उसके 7 मेंबर थे वो क्या करते थे, उसकी हेल्प करते थे, मदद करते थे, 4 मेंबर होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, सबसे पहले तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। जो कार्यकारी काम थे, ठीक है, वह अलग कर दिए गए। जो विधायी कार्य थे, जो कानून बनाने का काम था, वह अलग कर दिया गया। और यहाँ पर मेंबर अपॉइंट किए गए थे, 6 न्यू मेंबर अपॉइंट किए गए उन कार्यों के लिए। ठीक है, तो 6 मेंबर कौन थे, सबसे पहले अपॉइंट किए गए, एक तो थे जो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश। ठीक है, जो कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय थी उसके सर्वोच्च न्यायाधीश थे, एक तो वो हो गए। ठीक है, और दूसरे कौन हुए, उसी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हुए थे, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, एक और न्यायाधीश। ठीक है, तो 2 लोग तो ये हो गए थे। ठीक है, यानी 2 तो न्यायाधीश हो गए, एक तो सर्वोच्च न्यायाधीश हो गए और एक अन्य उनके अलावा एक न्यायाधीश वह हो गया था। 2 लोग तो वह हो गए थे और 4 मेंबर और इनके अंदर अपॉइंट किए गए। 4 मेंबर और कौन थे, जिसके अंदर बंगाल, मद्रास और बॉम्बे और एक मेंबर आगरा की सरकार से नियुक्त किए गए थे। ये 4 मेंबर वहां से नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो इनका काम क्या होता था, विधायक का यानी जो विधायी कार्य होते थे वह इनके होते थे, यानी जो लेजिस्लेचर का काम होता था वह इनका होता था और इनके साथ में और भी थे। ठीक है, 6 मेंबर तो ये लोग हो गए टोटल 6 और इनके साथ एक कौन होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था और 4 जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ में परिषद के मेंबर होते थे, पहले का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी बिफोर हिम, इससे पहले का। ठीक है, तो 4 लोग तो वो हो गए और एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और एक कमांडर इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ। कितने मेंबर हो गए, 4 5 6 और 6 12। तो ये 12 के सदस्य, ये 12 सदस्य क्या करते थे, विधायी कार्य को संभालते थे और इनका काम क्या होता था, कानून बनाना होता था। ये लोग सभी के सभी 12 मेंबर मिलकर विधायी कार्य करते थे और पहली बार ऐसा हुआ था जो विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर यह बदलाव हुए थे चार्टर एक्ट 1853 के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं
के दौरान। ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर बदलाव कर दी गई। अब हम एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल ऑफ कंपनी के अंदर एक चीज और हुई थी। क्या हुआ था, जो मैंने आपको बताया था गवर्नर जनरल था 1833 का जो एक्ट था, उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि एक जो लीगल एडवाइजर होता था उसके बारे में। ठीक है, तो उस लीगल एडवाइजर को क्या हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन के तहत क्या कर दिया गया था, परमानेंट कर दिया गया था। पहले वह क्या था, नॉन परमानेंट था। ठीक है, उसके कोई फिक्स नहीं था कि उसे ही रखा जाएगा, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया गया, पहले उसको थोड़ा बहुत काम करने के लिए रखा गया था। ठीक है, तो बाद में उसे क्या कर दिया गया, जो कानूनी सलाहकार था उसको परमानेंट कर दिया गया। अब वह एक स्थायी सदस्य हो गया था और वह अपनी राय कानून बनाने के लिए दे सकता था। ठीक है, तो वहां पर एक चीज यह भी इसके अंदर बदलाव हुआ था। चार्टर एक्ट है 1853 का, आपको यह भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके बारे में भी। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात करें हम, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ था, सेम वही प्रोसीजर था। जैसे गवर्नर थे, उनके नीचे जो मेंबर थे वो हमने स्टडी की थे चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। ठीक है, उनके ऊपर कौन थे, गवर्नर जनरल होते थे, जिसको वो जाके रिपोर्ट करते थे। वो सेम प्रोसीजर रहा था पहले वाला। और रिवेन्यू के अंदर हम बात करें तो रिवेन्यू का भी इसके अंदर हमें वही था, जो राजस्व है, जो कर है, वह कहां से आता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटोरियल पोजीशन था जिन क्षेत्रों पर, वहां से उनका जो राजस्व है कर आता था, और साल्ट टैक्स है वह आता था। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर और ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए थे, और बस एक ये बदलाव किया गया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भारतीय थे उनको क्या दे दिया गया था, अधिकार दे दिया गया था कि भाई हाँ आओ, आपको खुला इन्विटेशन है, आप एग्जाम दो और सिविल सर्वेंट की जो नियुक्ति है उसके अंदर अपनी भर्ती करवाओ। अगर आप पास हो जाते हो तो जो डायरेक्ट का प्रोसीजर था वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करते थे, वो खत्म कर दिया गया था बिल्कुल। ठीक है, तो यह चीज हुए थे 1853 का चार्टर एक्ट था, उसके अंदर यह बदलाव हुए थे। और चार्टर एक्ट 1853 के अंदर एक चीज यह भी थी कि यहाँ पर कहीं पर भी यह बात नहीं बताई गई थी कि इसको और 20 साल के लिए अप्लाई किया जाएगा या नहीं अप्लाई किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि इसकी अंतिम तिथि नहीं बताई गई थी। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण यह भी चीज थी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या थी, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वह क्या चाहती थी, वह यह चाहती थी कि वह अपना अधिकार पूर्ण यानी पूर्ण तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको समाप्त कर देगी, और आगे अपना अधिकार है वह इन क्षेत्रों पर जमा लेगी अपना पूर्ण स्वतंत्र रूप से। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर क्या करना चाहती थी, जो राज्य थे, ठीक है, यानी जो इंडिया के ऊपर टेरिटोरियल पोजेशन थे जहां पर उनके, वहां पर अपना अधिकार जमा कर खुद राज करना चाहती थी। तो यह इस एक्ट से हमें देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, क्योंकि जो सारे के सारे राइट्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स हैं, वह ब्रिटिश गवर्नमेंट खत्म कर रही थी। तो उसका मेन पर्पज यही था कि अब तो हम बनेंगे राजा। ठीक है, तो उन्हें उसको खत्म करने के लिए भी बहुत समय लग गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो आई होप आपको सारे का सारा टॉपिक है वह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुखद रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ तो आप सभी स्वस्थ रहेंगे, सुखद रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।